हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हुए जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वीर दुर्गादास राठौर। इसका पिछला जो टॉपिक था महाराणा प्रताप से संबंधित, वो सारा अपन ने पढ़ लिया है। अब आज जहाँ से हम बात चालू करेंगे वो है वीर दुर्गादास राठौर। ये है पेज नंबर 76 पर, यह हमें पढ़ना है। वीर दुर्गादास राठौर थे कौन? ये महाराजा जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर के शासक थे, उनकी सेवा में कार्य किया करते थे। दुर्गादास का जन्म माना जाता है कि 1638 ईस्वी में हुआ था सालवा गांव के अंदर। वे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहने वाले आस्करण की तीसरी पत्नी के संतान थे। यानी कि वीर दुर्गादास राठौर के पिता का नाम क्या था? आस्करण। यानी कि जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह थे उनकी सेवा में काम करने वाला व्यक्ति आस्करण था। उसकी 3 पत्नियां थीं। तीसरी पत्नी का जो पुत्र था वो वीर दुर्गादास राठौर थे। आस्करण को मारवाड़ क्षेत्र में सलवा की जागीर मिली हुई थी और कालांतर में वो मुहणोत नेन्सी के बाद उसे मारवाड़ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि क्या बताया है कि जो दुर्गादास राठौर के पिता थे आस्करण, उन्हें मारवाड़ में एक जागीर सालवा की मिली हुई थी और मुहणोत नेन्सी के बाद में मारवाड़ का प्रधानमंत्री उन्हीं को नियुक्त किया गया था। वे अपनी पत्नी से प्रेम न रहने के कारण उसने पत्नी पुत्र दोनों को अलग कर दिया था। यानी कि आस्करण ने अपनी तीसरी पत्नी और उसके पुत्र वीर दुर्गादास राठौर को अलग कर दिया था अपने से। बालक दुर्गादास राठौर अपनी माता के साथ लुणावे गांव में रह करके खेती बाड़ी द्वारा गुजारा चलाने लगे। क्योंकि उनके पिता ने उन्हें अपने से अलग कर दिया, इसलिए वीर दुर्गादास राठौर अपनी माता के साथ में रह करके खेती बाड़ी का कार्य करने लगे थे। इस प्रकार से अब दुर्गादास राठौर अपनी माता के साथ मिलकर के खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजारने लगे। और किस गांव में वो ये कार्य कर रहे थे? लुणावे गांव में जा कर के। उसके बाद में ये बताया गया है कि 1665 ईस्वी में कोई आपसी कहासुनी हो गई थी उनकी। इस वजह से वो खेत से हो करके सांडनिया यानी मादा ऊँट ले जाने पर राजकीय चरवाहे को मार डाला। आपसी अनबन के कारण एक व्यक्ति जो कि राजकीय चरवाहा यानी कि राजा की अनुमति से राजा के अंडर काम करने वाला चरवाहा था, जो कि ऊँट को चरा रहा था, वो दुर्गादास राठौर के खेत में से अपने ऊँट को ले गया, जिसके कारण दोनों के बीच कहासुनी हुई। और उस कहासुनी और बहस के बीच में 1655 ईस्वी में दुर्गादास राठौर ने उस चरवाहे को मार डाला। ये जब खबर राजा तक पहुंची तो उसने आस्करण से सफाई मांगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आस्करण ने जवाब दिया कि उसके सब बेटे राज्य की सेवा में हैं और गांव में कोई बेटा नहीं है। तब महाराजा ने दुर्गादास को बुला कर के सारी बात पूछी। ऐसा कहा गया, आस्करण ने क्या कहा कि उसके सब बेटे राज्य की सेवा में हैं और गांव में कोई भी बेटा नहीं है। क्योंकि महाराजा के पास ये खबर पहुंची कि आस्करण के बेटे ने राजकीय चरवाहे को मार दिया। तो ऐसी स्थिति में राजा ने आस्करण से पूछा कि तुम्हारे किस बेटे ने और क्यों राजकीय चरवाहे को मारा। तो आस्करण ने उत्तर दिया कि मेरे तो सारे बेटे यहीं पर आपके अंडर ही काम करते हैं, मेरा कोई भी बेटा गाँव में नहीं है। तब महाराजा ने दुर्गादास राठौर को बुलाकर पूछा। तो इस स्थिति पर दुर्गादास ने जवाब देते हुए अपने अपराध को स्वीकारा और कहा कि ये जो चरवाहे हैं वो लापरवाही के कारण न केवल किसानों की फसल को नष्ट कर रहा था, बल्कि उसने दुर्ग को भी अपशब्द के साथ बिना छज्जे का ढूला ढूंढा, यानी बिना छत का सफ़ेद खंडहर कहा। इस वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। इस पूरी बात की जानकारी जब महाराजा को मिली तो महाराजा ने आस्करण से ये पूछा कि तुम तो कहते थे गांव में मेरा कोई बेटा नहीं है। तो आस्करण ने कहा कि कपूत को बेटे में नहीं गिनते। यानी कि आस्करण दुर्गादास को कपूत मानता था। ऐसी स्थिति पर महाराजा जसवंत सिंह बोले, यह आपका भ्रम है, यही आपका डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। तो इस पर
ये कहा गया कि और उसके बाद दुर्गादास राठौर को महाराजा ने अपनी सेवा में ले लिया, यानी कि राजकीय अधिकारी का पद दे दिया। 1667 ईस्वी में दुर्गादास को 12,000 रुपये की वार्षिक आय वाले 5 गांव झावर, समदड़ी, जागीसा, कोठड़ी, अम्बारोवाड़ो और अमृतसर ये प्रदान कर दिए गए, ताकि वो इनकी रखवाली भी करे, इनकी व्यवस्था को संभाले और इसके बदले उसे 12,000 रुपये वार्षिक मिल जाया करते थे। कालांतर में जसवंत सिंह द्वारा मारवाड़ के रायमल बालो, जवन देसर और बानसेन गांव के साथ रोहतक परगने का लुणोद गांव भी दुर्गादास को जागीर के रूप में दे दिया गया। इस तरीके से दुर्गादास को धीरे धीरे काफ़ी सारी जागीरें मिल गई थी। उसके बाद में बताया है जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित होना, क्योंकि दुर्गादास राठौर अब मारवाड़ के शासक के अंडर काम करने लगा था, यानी वो जोधपुर से संबंधित हो गया था। जोधपुर पर शाही नियंत्रण, शाही यानी कि मुगलों का नियंत्रण जब स्थापित हुआ तो उस बीच में दुर्गादास राठौर की क्या स्थिति रही उसके बारे में बताया जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह और मुग़ल बादशाह औरंगजेब, इन दोनों के बीच में विद्रोह बना ही रहता था। और विद्रोह का कारण क्या था कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मारवाड़ से दूर जमरूद, जो कि अफ़गानिस्तान में है, उधर नियुक्त कर दिया था, जिस वजह से जसवंत सिंह परेशान रहता था और आर्ग्यूमेंट चलता रहता था। 1678 ईस्वी में जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु की खबर सुनते ही औरंगजेब के मुंह से निकल पड़ा दरवाज़ा एक कुफ्र शिकस्त, यानी आज मजहब विरोध का दरवाज़ा टूट गया। जसवंत सिंह जो है वो हमेशा औरंगजेब से इस बात पर विरोध करता रहता था कि उसे जमरूद से बुला करके अपनी जागीर में ही स्थापित किया जाए, यानी दोनों के बीच मतभेद होते रहते थे। परंतु 1678 में जमरूद में रहते हुए ही जसवंत सिंह की मृत्यु के साथ ही औरंगजेब ने कहा कि एक विरोधी का अंत हो गया है। पर जब महल में बेगम ने यह हाल सुना तो आज शोक का दिन है कि बादशाह का ऐसा स्तंभ टूट गया। महल में ये बात बेगम ने सुनी तो उसने क्या कहा कि आज शोक का दिन है, यानी कि आज दुख का दिन है, क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई है और बादशाह का ऐसा स्तंभ टूट गया है। और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। यहाँ पर मैं आपको खालसा वर्ड का मतलब समझा देती हूँ। खालसा का मतलब ये है कि जिस राजा के कोई संतान नहीं होती थी, यानी कि वो राजा जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस राज्य को मुगलों द्वारा हथिया लिया जाता था बिना किसी विरोध, प्रतिरोध या फिर हमले के। डायरेक्ट वो भूमि मुगलों के अंडर मान ली जाती थी। इस प्रकार से जिन ज़मीनों पर, जिन राज्यों पर अधिकार किया जाता था वो खालसा भूमि या खालसा राज्य कहलाते थे। इसी प्रकार से जो जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह, जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय जसवंत सिंह के कोई भी औलाद नहीं थी। ऐसी स्थिति में औरंगज़ेब को लगा कि अब संपूर्ण मारवाड़ का क्षेत्र उसी को मिल जाएगा। इस वजह से उसने जोधपुर के क्षेत्र को खालसा घोषित कर दिया। ऐसा करते ही उसने ताहिर खान को फौजदार बना करके, खिदमत गुजार खान को किलेदार बना करके, शेर अनवर को अमीन बना करके और अब्दुल रहीम को कोतवाल बना करके जोधपुर में नियुक्त कर लिया, ताकि वो जोधपुर के प्रबंधन को संभाले। इसी स्थिति में मारवाड़ पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया औरंगज़ेब ने। और उसके बाद में खान जहां बहादुर मंदिरों को तोड़ने से एकत्रित हुई मूर्तियों को गाड़ी में भरवाकर अप्रैल 1679 में दिल्ली पहुंच गया। मारवाड़ पर अधिकार होने के साथ ही जितने भी मंदिर वहां पर थे उन सारे मंदिरों की मूर्तियों को तोड़वाया गया खान जहां बहादुर द्वारा, और सारी मूर्तियों का जो वो टूटे हुए अवशेष थे वो सारे अवशेष अप्रैल 1679 में दिल्ली पहुंचा दिए गए। इनका क्या किया गया, बादशाह ने उसकी बड़ी प्रशंसा की इस बात पर कि मूर्तियों को उसने इस प्रकार से तोड़वा करके दिल्ली पहुंचाया है। और बाद में उन मूर्तियां दरबार के जलू खाने यानी आंगन में तथा जुमा मस्जिद की सीढ़ियों, जुमा को आप यहाँ जामा कर लेंगे, जिसके भी अगर ये मिस प्रिंटिंग है इसे आप जामा मस्जिद कर लेंगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे डाल दिया गया ताकि वो लोगों के पैरों द्वारा कुचली जा सके। इस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार किया गया।
26 मई 1679 ईस्वी को औरंगज़ेब ने इंद्र सिंह, जो कि जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह का पोत्र यानी अमर सिंह का पोता था, को जोधपुर का राज्य और राजा का खिताब दे दिया। साथ में खिलअत, जड़ाऊ साज की तलवार और सोने की साज सहित घोड़ा, हाथी, झंडा और नक्कारा भी दिया। इसके साथ ही बादशाह को 36 लाख रुपए की पेशकशी किसके द्वारा दी गई? अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह द्वारा दे दी गई। इंद्र सिंह ने तो जोधपुर का प्रबंधन वो ना कर पाया और ना वहाँ होने वाले उपद्रवों को शांत कर पाया, जिसके कारण बादशाह ने 2 महीने के बाद ही उसे वापस बुला लिया। फिर हम बात करेंगे अजीत सिंह की। अजीत सिंह जो था वो जसवंत सिंह का वो पुत्र था जो कि जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी रानी की कोख में था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौर सरदार उनकी दोनों गर्भवती रानियों को लेकर के जमरूद से रवाना हुए, किंतु शाही परवान न होने के कारण अटक नदी पर अफसरों ने उन्हें रोक लिया। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी जो 2 रानियां थी दोनों ही गर्भवती थी। इन्हें बचाने के प्रयास से जितने भी राठौर सरदार थे सारे जमरूद से इन दोनों रानियों को बचाते हुए आगे की ओर जाना चाहते थे, परंतु उन्हें अटक नदी के किनारे ही मुगल सैनिकों द्वारा अफसरों द्वारा रोक लिया गया। इन अफसरों से लड़ाई की गई राठौर सरदारों द्वारा और लड़ने के बाद उन्होंने अटक नदी को पार कर लिया। वहीं दोनों रानियों ने 19 फरवरी 1679 को आधे घंटे के अंतराल पर क्रमशः अजीत सिंह और दल थमन नामक पुत्रों को जन्म दिया। दोनों ही रानियों ने आधे घंटे के डिफरेंस से 2 पुत्रों को जन्म दिया। जोधपुर की ख्यात के अनुसार इन कुंवरों के जन्म का समाचार मिलने पर बादशाह ने व्यंग में मुस्कुराते हुए कहा, यानी कि बादशाह ने इसे मजाक समझा और एक कसाद मारते हुए कहा कि बंदा कुछ सोचता है खुदा उसका उल्टा करता है। इसका मतलब ये था कि बादशाह ने तो सोचा कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है और बिना किसी विरोध के वो जोधपुर पर अधिकार कर लेगा, परंतु उसके साथ उल्टा हुआ। शाही आज्ञा ने इन बालकों को वहाँ से दिल्ली ले गया, यानी कि शाही आज्ञा दी गई। मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने यह आज्ञा दी कि दोनों ही बालकों को मेरे पास लाया जाए। ऐसी स्थिति में उन्हें दिल्ली की ओर ले गए। दिल्ली में दोनों कुंवरों और रानियों को किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहराया गया। ऐसी स्थिति में बादशाह की नीयत को राठौर सरदार समझ चुके थे कि बादशाह यही चाहता है कि इन दोनों कुंवरों को वो मार डाले और मारवाड़ को हथिया ले। इस बात की जानकारी रणछोड़ दास, भाटी रघुनाथ, राठौर रूप सिंह, राठौर दुर्गादास को लग चुकी थी। तो इस भय से कुंवरों को बचाने के लिए उन सरदारों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि यहाँ रह कर के मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम जिंदा बच पाए तो संघर्ष भी कर लेंगे और जोधपुर पर अधिकार भी कर लेंगे। ये उन्होंने निर्णय करने के साथ ही जितने भी प्रमुख सरदार थे राठौरों के, इन्होंने ये निर्णय किया और प्रमुख सरदारों के साथ में वह लोग दिल्ली से जोधपुर की ओर रवाना हो गए। इस योजना का लाभ तो यह था कि जोधपुर पहुंचने वाले सरदार वहां अपनी शक्ति संगठित कर सके, यानी कि कुछ सरदार दिल्ली में ही रुके और जो प्रमुख सरदार थे वो जोधपुर के लिए इसलिए रवाना हुए ताकि वो जोधपुर पहुँच करके अन्य सरदारों को मिला करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। वहीं बादशाह को उनकी अपने प्रति स्वामी भक्ति पर भी शक नहीं होगा, यानी बादशाह को ऐसा लगेगा कि कुछ राठौर तो मेरे पास रुके हुए हैं, यानी ये मेरे साथ ही हैं और ये किसी प्रकार की कोई भी षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस संपूर्ण योजना को बनाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? दुर्गादास राठौर था। जब राठौर सरदार एक एक करके दिल्ली से विदा होने लगे तो औरंगजेब ने इनकी शक्ति कम होती देख राज परिवार के प्रति अधिक कठोर नीति अपनानी प्रारंभ कर दी। यानी जो रानियां अभी भी दिल्ली में रुकी हुई थी, जो सरदार रुके हुए थे, उनके ऊपर अब वो और गलत व्यवहार करने लगा। अपने
उसने कोतवाल फौलाद खान को आदेश दिया कि राठौर रानियों और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से हटा करके नूरगढ़ पहुंचा दिया जाए और अगर राठौर इससे आनाकानी करें तो उन्हें दंड दिया जाए। ऐसा आदेश औरंगज़ेब ने दे दिया। फिर सौभाग्य से उसके एक दिन पहले ही दुर्गादास और चंपावत सोनिंग अजीत सिंह को लेकर के मारवाड़ के लिए निकल गए थे। इस सारी प्रक्रिया के बीच में जब राठौर सरदार दिल्ली से जोधपुर की ओर पलायन कर रहे थे तो उसी बीच में दुर्गादास राठौर अजीत सिंह, जो कि उन दोनों रानियों ने जिन बच्चों को जन्म दिया था उनमें से आधे घंटे पहले हुए बच्चा था अजीत सिंह, उसको ले करके वो मारवाड़ की ओर निकल चुके थे और दुर्गादास ने मार्ग में शाही सेना को रोक दिया, जिसके कारण अजीत सिंह सुरक्षित जोधपुर पहुंचने में भी सफल हो गया था। इधर बादशाह ने एक जाली अजीत सिंह के नाम का मोहम्मदी राज रखकर अपनी पुत्री जेबुन्निसा को परवरिश के लिए सौंप दिया। बादशाह ने यहाँ पर यह चालाकी की कि एक दूसरा बच्चा जो कि अजीत सिंह नहीं था, उसका नाम मोहम्मदी राज रख करके अपनी पुत्री जेबुन्निसा को दे दिया कि वो इसकी परवरिश करे। अब इस सब प्रक्रिया के बीच में अजीत सिंह को बचाने से संबंधित बातें आएंगी और अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी तक पहुंचाने से संबंधित बात आएगी। तो ऐसा करने के लिए जितने भी राठौर सरदार थे उन्होंने सिसोदियाओं के साथ में मिलकर के गठबंधन किया था। इस बारे में पढ़ेंगे अपन। अजीत सिंह को लेकर के मारवाड़ के सरदार जोधपुर पहुँचे, किंतु जोधपुर पर शाही अधिकार हो जाने के कारण वे अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनको भय होने लगा कि मुगलों ने जोधपुर पर अधिकार कर रखा है और जोधपुर पर अधिकार करने के कारण वे सरदार अजीत सिंह को ज़्यादा दिन तक जोधपुर में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और इस कारण बालक अजीत सिंह को उनकी वी माता देवड़ा जी की सलाह पर कालिंद्री, जो कि सिरोही में है, वहाँ भेज दिया गया। यहाँ उसे पुष्करना ब्राह्मण, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम आपको बताया गया है यहाँ पर, जयदेव के संरक्षण में रखा गया और सुरक्षा के लिए उन्हें गुप्त रूप से मुकुंद दास खींची को नियुक्त कर दिया गया, ताकि वो ये ध्यान रखे कि अजीत सिंह को कोई समस्या, कोई परेशानी न हो। इसी बीच महाराजा जसवंत सिंह की जो सबसे बड़ी रानी थी जसवंत दे बूंदी के राव छत्रसाल की पुत्री थी। उसकी सौतेली बहन कानन कुमारी थी और कानन कुमारी का विवाह महाराणा राज सिंह के साथ हुआ था। इस कारण दुर्गादास ने कानन कुमारी से ये अनुरोध किया कि वह महाराणा राज सिंह, जो कि कानन कुमारी के पति थे, उनसे ये आग्रह करे कि वे अजीत सिंह की सुरक्षा करवाने में उनकी मदद करें। इस पूरे मामले की जानकारी राज सिंह को लगी और पूरे मामले से मेवाड़ की सुरक्षा भी जुड़ी हुई थी। इस कारण राज सिंह ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अजीत सिंह को 12 गांवों सहित केलवे का पट्टा भी दे दिया। औरंगजेब को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने महाराणा के पास फरमान भेजकर अजीत सिंह को मांगा। महाराणा कौन? राज सिंह। पर महाराणा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यानी उसने अजीत सिंह को नहीं लौटाया। इस तरीके से ये जो राज सिंह था ये सिसोदिया था और राठौरों के बारे में अपन पढ़ ही रहे हैं। इस तरीके से राठौर सिसोदिया गठबंधन यहाँ पर बन गया था। अब बात करेंगे शहज़ादा अकबर का विद्रोह किस प्रकार से हुआ। दुर्गादास ने महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर के शहज़ादे मुअज़्ज़म कौन था? जो देबारी के पास उदय सागर पर ठहरा हुआ था, को बादशाह के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया, किंतु मुअज़्ज़म अपनी माता नवाब बाई की सलाह के कारण राजपूतों की इस योजना से सहमत नहीं हुआ और उनके साथ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने शहज़ादा अकबर को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। यद्यपि इस दौरान अक्टूबर 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी, किंतु जो नया महाराणा बना था राज सिंह की जगह वो जय सिंह था। वो भी राठौरों
के साथ मिला हुआ था और उनकी सहायता कर रहा था और इस वार्तालाप को आगे बढ़ा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1 जनवरी 1681 को अकबर ने नाडौल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और वो एक तरीके से औरंगज़ेब के खिलाफ खड़ा हो गया और राजपूत सेना को साथ लेकर के औरंगज़ेब के विरुद्ध अजमेर के लिए रवाना हो गया। औरंगज़ेब की सेना ने क्या किया, अजमेर के पास दौराई नामक स्थान पर पड़ाव डाला। 15 जनवरी को औरंगज़ेब ने छल कपट का सहारा लेते हुए अकबर का जो मुख्य सेनापति था तहव्वर खान, अजमेर का फौजदार था, फौजदार जो औरंगज़ेब के साथ छोड़ करके अकबर के साथ मिल गया था वो था ये तहव्वर खान, को उसके ससुर इनायत खान जो कि बादशाह का सेनापति औरंगज़ेब का सेनापति था, इनायत खान के द्वारा इस आशय का खत लिखाकर अपने पास बुला लिया कि यदि वह चला आएगा तो उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा उसकी स्त्रियां सबके सामने अपमानित की जाएगी और बच्चे कुत्तों के मूल्य गुलामों के तौर पर बेच दिए जाएंगे। इस धमकी से तहव्वर खान सोते हुए अकबर और दुर्गादास को सूचित किए बिना ही औरंगज़ेब के पास जा मिला, क्योंकि वो डर गया था, जहाँ पर शाही सेना नौकरों ने उसे मार डाला था। यानी कि ये धोखाधड़ी औरंगज़ेब के साथ द्वारा की गई थी। इसके बाद औरंगज़ेब ने अकबर और राजपूतों के बीच में भी विरोध पैदा करने के लिए एक चाल चली। उसने एक जाली पत्र अकबर के नाम लिखा और उस पत्र में लिखा हुआ था कि तुमने राजपूतों के साथ खूब धोखा किया है और उन्हें मेरे सामने ला कर के खड़ा कर दिया, ये बहुत प्रशंसनीय काम है। अब राजपूतों को, राठौरों को ये लगने लगा कि ये जो अकबर है ये राजा के साथ मुग़ल सरदार, मुग़ल से प्रमुख औरंगज़ेब के साथ मिला हुआ है और इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और धोखा करके ये हमें औरंगज़ेब के सामने ले आया है। अब उनको भी भय होने लगा। तो आगे ये बात की गई कि अब तुम्हें चाहिए कि उन्हें हरावल, यानी मैंने पहले भी बताया था युद्ध में सेना के आगे वाले भाग को हरावल कहा जाता है। तो उस खत में आगे ये लिखा गया औरंगज़ेब के द्वारा अकबर को कि तुम हरावल वाले भाग में इन राजपूतों को खड़ा करो, जिससे कि जैसे ही युद्ध चालू हो हमारी सेना उनके ऊपर हमला करे और वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ये जो पत्र है किसके पास पहुंचाया गया, दुर्गादास के डेरे के पास में डाल दिया गया। दुर्गादास ने जैसे ही ये खत पढ़ा उसको भय लगने लगा, उसे लगने लगा हो सकता है कि अकबर औरंगज़ेब के साथ मिला हुआ हो। दुर्गादास ने उसी समय अकबर के डेरे पर गया और पर अर्धरात्रि थी और अर्धरात्रि के समय उसे किसी भी दशा में जगाने की आज्ञा नहीं थी। इसके बाद उसने तहव्वर खान को बुलाने के लिए आदमी भेजे तो पता चला कि वो तो पहले ही बादशाह के पास जा चुका है। इस कारण जो दुर्गादास है उसका संदेह विश्वास में बदल गया। सवेरे होने से पहले ही वह अपनी पूरी सेना के सहित अकबर के सारे सामान को लूट करके मारवाड़ की ओर चला गया। सुबह जैसे ही अकबर उठा तो उसने अपने आप को अकेला पाया और अकेला पा करके वो राजपूतों के पीछे पीछे जाने लगा। 2 दिन तक वह निराश्रित जान बचाता भागता रहा क्योंकि वो अकेला था। तब दुर्गादास को औरंगज़ेब की चाल समझ में आई और उसने अकबर को अपने साथ ले लिया और सुरक्षित मराठा राज्य में पहुंचाया। अब इसके बाद में दुर्गादास को मारने का प्रयास भी किया गया। जोधपुर में विद्रोह की संभावना से भयभीत औरंगज़ेब ने 1701 में शहजादे आज़म को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि वे दुर्गादास को शाही सेना में भेजने का प्रयत्न करे या उसे मार डाले। आज़म ने धोखे से दुर्गादास को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, परंतु संदेह का पूर्व ज्ञान हो गया था दुर्गादास को और जिस वजह से दुर्गादास बच निकला। मारवाड़ पहुंचकर दुर्गादास ने मुग़ल क्षेत्रों में खुल्लम खुल्ला विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि अब दुर्गादास को साफ औरंगज़ेब की चालें समझ में आने लगी थी। अगली बात है महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच में अनबन की स्थिति। जब अजीत सिंह शिशु की अवस्था में था यानी छोटा था तो
अजीत सिंह को औरंगजेब की चंगुल से बचाने का सबसे बड़ा काम दुर्गादास ने ही किया था। दिल्ली से उसे सुरक्षित भी दुर्गादास ने ही निकाला था और उसे गुप्त स्थान पर भी दुर्गादास ने ही रखा और उसके जीवन को बचाया। अप्रैल 1687 में दक्षिण से लौटने पर दुर्गादास ये जानकर काफ़ी परेशान हुआ कि उसके निर्देशों के बावजूद उसके मारवाड़ लौटने से पहले ही 23 मार्च 1687 ईस्वी को अज्ञातवास से निकाल करके अजीत सिंह को पालड़ी नामक गांव में सार्वजनिक किया जा चुका था। इसका मतलब ये है कि दुर्गादास ने कहा था कि अजीत सिंह का परिचय किसी को नहीं दिया जाए कि ये कौन है, परंतु उसकी आज्ञा के बिना ही पालड़ी नामक गांव में सबको बता दिया गया कि ये बच्चा, ये बालक अजीत सिंह है जो कि जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी है। इस समय तक दुर्गादास को अप्रसन्न राठौर सामंत अजीत सिंह के आसपास एकत्र हो चुके थे। इस समय तक क्योंकि अजीत सिंह दुर्गादास से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, जो दुर्गादास के विरोधी सामंत थे वो अजीत सिंह को अपने बातों में ले चुके थे और अजीत सिंह के विश्वास पात्र बन चुके थे। अब दुर्गादास की स्थिति में परिवर्तन आ गया और वो अजीत सिंह के भाग्य को निर्धारित करने वाली केंद्रीय शक्ति नहीं रहा, क्योंकि अब अजीत सिंह स्वयं समझदार हो चुका था, उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। अब जो अजीत सिंह है अपने आधार पर ही निर्णय लेने लगा था और उस अजीत सिंह को अन्य सरदारों द्वारा भ्रम में डाल करके अपनी ओर मिला लिया गया था। इस कारण उसने दूर रह करके बदलती परिस्थितियों को समझने का फैसला लिया। अब दुर्गादास को ये लगने लगा कि अजीत सिंह जो है स्वयं फैसला करेगा और दुर्गादास की बात को नहीं सुनेगा। ऐसी स्थिति में उसने निर्णय किया कि वो राज्य के अंदर प्रवेश न करते हुए और अजीत सिंह के नीतियों में हस्तक्षेप किए बिना ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाएगा और केंद्रीय शक्ति से दूर रहते हुए ही निर्णय करेगा। अक्टूबर 1687 में अजीत सिंह ने भीरमलाई गांव में दुर्गादास से मिलकर के जितने भी जो भी दोनों के बीच में गिले शिकवे और समस्याएं थी, मतभेद थे, उन्हें दूर किया। 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु की खबर मिलने के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर के नायब फौजदार जाफ़र कुली को भगाकर अपने पैतृक राज्य पर कब्जा कर लिया था। इधर भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। यह जो आक्रमण था इतना जल्दी हुआ कि किले में जितने भी मौजूद मुसलमान थे उनको जान बचाने के लिए हिंदुओं का वेश बनाना पड़ा और वहाँ से निकलना पड़ा, भागना पड़ा। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हुआ है कि सांभर विजय 3 अक्टूबर 1708 में हुई थी। उसके बाद वहाँ डेरे होने पर दुर्गादास ने अपनी सेना सहित अलग डेरा किया और महाराजा ने उसे मिसल यानी सरदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। मिसल में डेरा करने को कहा तो उसने उत्तर दिया कि मेरी तो उम्र अब थोड़ी रह गई है, मेरे पीछे के लोग मिसल में डेरा करेंगे। अजीत सिंह के व्यवहार से आहत दुर्गादास मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चला गया और वहां से बुलाने पर भी जोधपुर नहीं लौटा, क्योंकि अजीत सिंह ने दुर्गादास को अन्य निम्न श्रेणी के सरदारों के साथ खड़ा होने और डेरा डालने के लिए कह दिया था। तो ऐसी स्थिति में दुर्गादास को अपमानित महसूस हुआ। अब वो अजीत सिंह से अलग होकर के मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास में चला गया और उसी की सेवा में कार्य करने लगा। अजीत सिंह ने दुर्गादास की अभिरक्षा में अकबर के बच्चों की सुरक्षा करने वाले रघुनाथ सांचोरा को सार्वजनिक रूप से कोड़े मार करके अपमानित किया। अजीत सिंह ने एक व्यक्ति थे रघुनाथ सांचोरा, उनके ऊपर कोड़े बरसाए सब लोगों के सामने और काल कोठरी में भूखा प्यासा रखा और मार दिया गया उन्हें भूखा प्यासा रख करके। पर रघुनाथ सांचोरा को ये सज़ा क्यों दी गई? इसलिए दी गई क्योंकि मुग़ल व्यक्ति था अकबर, उसके बच्चों को संरक्षण देने का कार्य रघुनाथ सांचोरा कर रहे थे और उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? दुर्गादास ने कहा था। इस वजह से दुर्गादास और ज़्यादा नाराज़ हुए कि उनके कहने पर रघुनाथ सांचोरा अकबर के बच्चों का संरक्षण कर रहा था और अच्छा कार्य करने के बदले में भी अजीत सिंह ने रघुनाथ के साथ में इतना गलत व्यवहार किया।
जुलाई 1708 ईस्वी में अपने महामंत्री मुकुंद दास चंपावत और उसके भाई रघुनाथ चंपावत की हत्या भी करवा दी अजीत सिंह ने। इतिहासकार रघुवीर सिंह के अनुसार इन घटनाओं से दुर्गादास बहुत ज़्यादा को एहसास होने लगा कि अब की बार अगला नंबर उन्हीं का है, यानी दुर्गादास को भी मरवा दिया जाएगा। इसके बाद दुर्गादास के कुछ अंतिम समय के बारे में बताया गया है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने उसे विजयपुर की जागीर दे दी थी और उसके बाद अपने पास रख लिया। साथ में उन्हें 500 रुपये रोज़ाना दे दिए जाते थे। बाद में वह रामपुरा का हाकिम भी नियत कर दिया गया, जहां पर रहते हुए 22 नवंबर 1718 ईस्वी में उज्जैन में उनकी मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार क्षिप्रा नदी के तट पर किया गया, जहां आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। इस प्रकार से ये सारी बातें हमने दुर्गादास राठौर के बारे में पढ़ी। मूल्यांकन ये है कि इतना सब ये जो समस्याएं थी उसके बाद भी जो दुर्गादास है उन्होंने कभी भी अपने आप का आपा नहीं खोया और वीरता से अपने स्वामी भक्ति का निर्वहन किया। शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान दुर्गादास ने महाराजा जसवंत सिंह के साथ धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। दुर्गादास के संपर्क में रहे समकालीन लेखक कुंभकर्ण सांधु ने एक रचना लिखी थी, एक लेख लिखा था रतन रासो में। इस युद्ध के दौरान जो दुर्गादास ने वीरता दिखाई थी उसका वर्णन किया है और उसके बारे में भी कुछ लिखा है कि दुर्गादास राठौर ने एक के बाद एक 4 घोड़ों की सवारी की और जब चारों एक एक करके मारे गए तो अंत में वह 5वें घोड़े पर सवार हुआ, लेकिन ये 5वां घोड़ा भी मारा गया। तब तक न केवल उसके सारे हथियार टूट चुके थे बल्कि उसका शरीर भी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, पर अंततः रणभूमि में गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि अब वह मृत्यु की ओर जा रहा है। जसवंत सिंह के आदेश से घायल दुर्गादास को युद्ध स्थल से हटा लिया गया और जोधपुर भेज दिया गया, यानी कि वह अपने अंतिम क्षणों तक लड़ता ही रहा था, यानी वो एक वीर व्यक्ति था। दुर्गादास एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बना है, वो वीर व्यक्तित्व का था। दूसरी बात क्या बन रही है यहाँ पर, कुशल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीति थी तभी तो उसने जोधपुर के सिंहासन को बचाने के लिए, अजीत सिंह की रक्षा के लिए महाराणा राज सिंह को अपने साथ मिला लिया और राठौर सिसोदिया गठबंधन किया। दूसरी बात, उसने शहजादा अकबर को भी अपनी ओर मिला लिया था। ये उसकी कूटनीति का परिचय देता है। अकबर का विद्रोह असफल होने के बाद उसे दक्षिण में सुरक्षित ले गया और ईरान जाने तक साथ ही रहा। अकबर के जो पुत्र थे बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को भी उसने संरक्षण दे रखा था और संरक्षण देते हुए उसने मित्रता निभाई, यानी कि वो एक मित्र भक्त व्यक्ति भी था। और उसका जो दर्शन था, इससे हमें पता चलता है वह सर्वपंथ समादर में विश्वास रखता था, यानी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। उसने दोनों बच्चों की देखरेख भी कराई, शिक्षा दीक्षा भी कराई और वे एक सुन्नी मतावली थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने धर्म निभाने का उन्हें अवसर दिया। अवसर आने पर उन्होंने सम्मानपूर्वक बादशाह के पास उन बच्चों को भेज भी दिया। दुर्गादास ने अपने इन्हीं वीरोचित गुणों के द्वारा औरंगजेब जैसे पाषाण हृदय व्यक्ति का भी दिल जीत लिया था और मनसब प्राप्त किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने उसे राठौरों का यूलिसेस कहा है। इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे, इस पर एक प्रश्न भी बनेगा। राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने जोधपुर राज्य का इतिहास का दूसरा खंड दुर्गादास राठौर को ही समर्पित किया है। ये दुर्गादास राठौर के बारे में सारी जानकारी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है शिवाजी वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपके गृह कार्य के भी प्रश्न रहेंगे, वो मैं आपको होमवर्क वाले पोर्टल पर सेंड कर दूंगी। आपको वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। आगे का जो अपना टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।